हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। ये SGPGI MCQs की फोर्थ MCQs का सीरीज़ है। और इससे पहले ही मैं बहुत सारे MCQs के वीडियोस निकाल चुकी हूँ, वो वीडियो देखिएगा। और जो थ्योरी के पोर्शन है वो आप कवर करिएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारी थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, और ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि मैं कभी यूट्यूब पे नहीं लाई हूँ। बहुत सारे MCQs पढ़े हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं जो मैंने यूट्यूब पे नहीं लाया, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे मैं जब भी समय समय पे वैकेंसीज आती हैं वो भी मैं वहाँ पे अपलोड करती हूँ, तो आप वो भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और अगर आप इतना मेरा मटेरियल कर लेते हैं तो 100% मेरी गारंटी है कि आप 80 से 85% जो है पेपर यहाँ से ये सारा मटेरियल करने के बाद सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स हॉलो फाइबर डायलाइजर वेल सुटेटेड फॉर रीयूज़। ऐसा कौन सा करेक्टर है जो कि हॉलो फाइबर डायलाइजर को रीयूज़ करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ऐसा कौन सा करेक्टर है जिसकी वजह से हम हॉलो फाइबर डायलाइजर को रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो करेक्टर क्या है? दे आर स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी बात, कैन बी रिंस यूजिंग हाई प्रेशर। हम इसको रिंस कर सकते हैं हाई प्रेशर के साथ में। ठीक है, हाई प्रेशर को उपयोग करके। दूसरा क्वेश्चन है, विच बीटा ब्लॉकर आर डायलाइजेबल। कौन सी बीटा ब्लॉकर जो है डायलाइजेबल है? तो इसका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। ये जितनी भी बीटा ब्लॉकर है, मीटोप्रोल, नेडोलॉल, एटिरोल, ये सारी की सारी क्या है? डायलाइजेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेनिफिट ऑफ डायलाइजर रीप्रोसेसिंग। हम डायलाइजर रीप्रोसेसिंग जो करते हैं इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है? ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार कई सारे एग्ज़ाम में आ भी चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका सबसे अच्छा जो राइट आंसर है वो ये है, कीपिंग मिलियन ऑफ पाउंड ऑफ मेडिकल वेस्ट आउट ऑफ लैंडफिल। हम क्या करते हैं, अगर हम डायलाइजर को रीयूज़ करते हैं तो मिलियन पाउंड्स में हम जो वेस्ट होता है, बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, उसको हम लैंडफिल में जाने से सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको रीयूज़ नहीं करेंगे तो हम इस बहुत ज़्यादा कूड़ा जो है मतलब लैंडफिल में भेजेंगे। ऐसा करने से हम एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा दे रहे हैं। ठीक है, साथ के साथ मिलियन पाउंड्स जो वेस्ट है वो हम लैंडफिल में जाने से बचा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन्वेस्टिगेशन इज कॉमनली यूज टू मेजर डन GFR बिफोर रीनल ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है डोनर के GFR के लिए। ठीक है, अगर किसी का रीनल ट्रांसप्लांट करना है तो डोनर का जो GFR हम करते हैं तो उसको मेज़र करने के लिए इनमें से कौन सी सुटेबल या अच्छी ये है इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, तो वो इसका जो आंसर क्या होगा? DTPA स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा पोटेशियम। देखिए, ये पूछ रहा है क्या कारण है। ठीक है, क्या कारण है प्लाज्मा में पोटेशियम की कंसंट्रेशन के बढ़ने के। ठीक है, तो जो इसका आंसर क्या होगा? सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। जब एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है तो उसकी वजह से प्लाज्मा में पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। हम सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो देखिए, अगर हमें 10 लीटर की कैन में अगर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है, ठीक है, तो ये पैकेट्स आते हैं इसके। जैसे कि कोई पैकेट 662 ग्राम का होता है, कोई 540 का भी होता है, कोई 580 का भी होता है, लेकिन जनरली इतने ग्राम के 662 ग्राम का पैकेट होगा। उस पैकेट को हम क्या करते हैं, 10 लीटर में या थोड़ा सा 10 लीटर से कम पानी में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको पार्ट बी को बनाते हैं। मतलब जो पार्ट ए होता है और पार्ट बी वाला जो पोर्शन है वो कैसे बनाते हैं। अगर हमें 10 लीटर का बनाना है तो हम 9.5 लीटर या फिर कहीं कहीं पे, क्योंकि कंसंट्रेशन हम देखिए बुक में क्या लिखा है और जो हम थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, मतलब प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, उसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं। क्योंकि मैं कई बार हमने देखा है कि हम 10 लीटर पानी लेते हैं और उसमें एक पाउडर मिला देते हैं तो कंसंट्रेशन ज़्यादा सही रहती है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बुक में लिखा होता है कि 9.5 लीटर पानी लेना है और उसमें अगर 500 ml का पैकेट है तो उसको घोलना है। बट
अपने प्रैक्टिकल में और थ्योरेटिकल में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन जो अभी का जो आंसर है वो क्या है, ए है। तो इस पे मुझे कोई कमेंट्स मत दीजिएगा कि नहीं नहीं आपने ऐसा बताया वैसा बताया, जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में बहुत चेंजेस होते हैं। In which technique the anticoagulant blood is passed through a column containing a activated charcoal or resin particle is referred as। देखिए कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो एंटीकोगुलेटेड ब्लड है, मतलब पहले से हम कौन सा उसमें एंटीकोगुलेशन डाल रहे हैं, हेपेरिन वगैरह ऐसा डाल रहे हैं, तो वो एंटीकोगुलेंट ब्लड को हम कहाँ पास करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल में पास करते हैं, ठीक है, या फिर रेजिन में पास करेंगे। तो ये वाला प्रोसीजर अगर आपने मेरी हीमो परफ्यूज़न की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि हम एंटीकोगुलेटेड ब्लड को किस में डालते हैं, एक डायलाइज़र आता है जो कि चारकोल का बना होगा या रेजिन का बना होगा, तो हम इस एंटीकोगुलेटेड ब्लड को इस डायलाइज़र में भेजते हैं। इसके बाद या तो हम उसकी डायलिसिस भी करनी है तो नॉर्मल जो हीमोडायलाइज़र होता है, होलो फाइबर डायलाइज़र, इस ब्लड को हम उसमें भी भेज सकते हैं। और अगर पॉइजन निकालना है तो हम सिर्फ एंटीकोगुलेटेड ब्लड को इस चारकोल डायलाइज़र में भेज के सीधे पेशेंट की बॉडी में भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बताया था। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, हीमो परफ्यूज़न। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ईजिली एब्जॉर्ब बाय द एक्टिवेटेड चारकोल। इनमें से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो एक्टिवेटेड चारकोल से ईजिली जो है ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो सब्सटेंस है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चाहे आयरन ले लीजिए, चाहे एथोलॉन ले लीजिए, चाहे मेथनॉल ले लीजिए, इनमें से कोई भी जो है ईजिली एब्जॉर्ब नहीं होता एक्टिवेटेड चारकोल से। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पोर्टल ट्रायड इन लिवर। इनमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो पार्ट नहीं है पोर्टल ट्रायड इन लिवर का, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी, हिपेटिक वेन। और यहाँ पर मैंने इसमें दिया हुआ भी है, ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन इन रीनल सिस्टिक डिजीज इन इन्फेंट। इनमें से ये जो जितने भी दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो है जो इन्फेंट्स होते हैं, मतलब बच्चे, हाल फिलहाल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें कॉमन होता है अगर उस बच्चे को रीनल सिस्टिक डिजीज़ है। तो इसका जो आंसर रहेगा 10 का, तो वो क्या रहेगा, यूनिलेटरल रीनल डिस्प्लेसिया, ठीक है। अगर इसका ना समझ में आए तो मुझे अलग से कमेंट्स लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच GFR इक्वेशन इज़ यूज टू एस्टिमेट GFR इन पीडियाट्रिक्स। मतलब जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, ठीक है, उनमें कौन सी इक्वेशन जो है वो GFR को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, स्क्वार्ट्ज इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज़ ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली रीएब्जॉर्ब इन। इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट होता है वो एक्सक्लूसिवली या ऑलमोस्ट रीएब्जॉर्ब किसके थ्रू होती है, तो वो होती है PCT के थ्रू, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल बल्क मैग्नीशियम इज़ रीएब्जॉर्ब। देखिए वैसे अगर आप इसका कोई पिक्चर देखेंगे तो उसमें मैग्नीशियम ऐसे दिखाई नहीं देगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे ये पूछ रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल बल्क ऑफ मैग्नीशियम इज़ रीएब्जॉर्ब। बल्क में मैग्नीशियम किस पार्ट में जो है वो रीएब्जॉर्ब होगी, तो इसका आंसर होगा थिकनिंग असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले। जब थिकनिंग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आता है तो मीन्स लूप ऑफ हेनले की बात कर रहा है। तो अगर खाली लूप ऑफ हेनले भी आएगा तो आप इस पे आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी शुड बी कंसीडर इफ़ द पेशेंट एक्सपीरियंस। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो कंसीडर की जाएगी अगर किसी पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या फ्लूइड ओवरलोडेड है या हाइपरकैलेमिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्बिडिटी फॉर होलो फाइबर डायलाइजर। होलो फाइबर डायलाइजर की जो टर्बिडिटी है वो क्या है, तो वो है लेस देन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इनसाइड कॉर्टेक्स इज। कॉर्टेक्स के अंदर जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती हैं उन वो कितनी होती हैं, तो कॉर्टेक्स के अंदर कितनी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती हैं, 2, ठीक है, तो इसका आंसर 2। नेक्स्ट है, इन एक्सक्रीशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रिटेन। एक्सक्रीशन में
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है जो रिटेन करता है उसमें क्या होता है, ठीक है। तो इन एक्सक्रीशन में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो रिटेन करता है वो क्या है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। मतलब जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसीजर हो रहा है उसमें कौन से मॉलिक्यूल जो है पीछे छूट रहे हैं, कुछ तो क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेट होगा तो जो लिटिल बिट जैसे ग्लूकोज वगैरह भी चले जाते हैं या यूरिया क्रेटिनिन इस तरीके से तो जाता ही है, लेकिन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो कि रुक रहे हैं वो होते हैं सॉलिड मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन और प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डायलिसिस कोलाइडल पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम। ये कह रहा है कि डायलिसिस में कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसके थ्रू सेपरेटेड होते हैं, तो वो होते हैं आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू। तो डायलिसिस में जो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू सेपरेटेड होते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि जो ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो कैसे सेपरेटेड रहते हैं, किसके साथ, मतलब कैसे सेपरेटेड रहते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर समझाया, तो आप देख सकते हैं। विच ऑफ द इम्प्योरिटी कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन बाय इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। तो इसमें से ये पूछा है कि विच ऑफ द इम्प्योरिटी, इनमें से कौन सी इम्प्योरिटी कैन बी सेपरेटेड होती कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन बाय इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसमें से कौन सी इम्प्योरिटी है जो कि डायलिसिस के थ्रू जो है हम सेपरेट कर सकते हैं, तो वो क्या है, एलम, ठीक है। एलम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन बाय इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब कोई पूछेगा एलम क्या होता है, तो एलम होता है फिटकरी। नेक्स्ट बोल रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन 70 to 80% ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्ब। देखिए जब वाटर रीएब्जॉर्ब की बात करी जाती है और इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्ब की बात की जाती है तो उस पर सबसे पहला नाम आता है पीसीटी का, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, अगर वाटर के कंजर्वेशन की बात आएगी तो वहाँ पे किसका नाम आएगा, लूप ऑफ हेनले का। यहाँ पर रीएब्जॉर्ब पूछा है तो वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो किसके थ्रू होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू। यहाँ पर देखिए मैंने पिक्चर भी दी हुई है जिसमें मैंने बताया है केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन बताया है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जितना भी मुझे सुटेबल लगा और उतना मैंने किया है कि नॉर्मल ह्यूमन यूरिन किस किस से कंसिस्ट होता है, कैसे क्या क्या चीज़ों से बनता है, तो 95% इसमें वाटर होता है, 5% सॉलिड बेस्ड होते हैं। इसके अलावा इसमें नॉर्मल कंस्टिट्यूट जो होता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं लाइक एंटीबायोटिक, विटामिन्स, ठीक है, यूरिन के साथ में। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो यूरिन में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ग्राम पर लीटर में जो होंगे वो क्या क्या होते हैं, यूरिया होगा, ठीक है, क्रेटिनिन होगा, ये 1.5 ग्राम पर लीटर होगा, ठीक है, एंड यूरिक एसिड होगा, अमोनिया होगा। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो सोडियम बाइक्लोराइड होगा, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड होगा एंड हाइड्रोजन सल्फेट होगा एंड अमोनिया होगा। और ये सारी मैंने ये भी दिया हुआ है कि सोडियम बाइक्लोराइड 19 ग्राम पर लीटर, पोटेशियम क्लोराइड 12.5 ग्राम पर लीटर, ये सारा। तो अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इसके बाद नॉर्मली मैन एक्सक्रीट, नॉर्मली कोई भी पर्सन, देखिए जो यूरिन होता है इसका पास आउट करने वाला प्रोसीजर क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा, मिक्चूरेशन, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि एक आदमी कितना पूरे 24 आवर्स में कितना यूरिन पास करता है, तो 1.5 से 1.8 लीटर। अगर वो ml में पूछता है तो 1500 से 1800 ml। कहीं कहीं पर अगर ये 1.8 ना दिया हो, 2 लीटर दिया हो, तो वो भी राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा डायूरेटिक्स कैसे ले रहे हैं हम, जैसे कि डाइट हो गई, ठीक है, जो लिक्विड डाइट पे डिपेंड करेगा, और कोई भी अगर मेडिसिन ले रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और वेदर की पे भी डिपेंड करेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर बताया कि जो यूरिन का पेल येलो कलर होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, वो यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है, क्योंकि कई बार आ जाता है। यूरिन का नेचर होता है एसिडिक नेचर का होता है यूरिन। इसके अलावा यूरिन में जो फैंट ऑर्डर, कभी कभी जो बदबू जैसी फील होता है वो किसकी वजह से होता है, यूरोनॉट सब्सटेंस के कारण होता है, और ये यूरोनॉट सब्सटेंस बाद में अमोनिया में भी कन्वर्ट हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। इसके बाद आती है, देखिए यहाँ पर मैंने ये बताया कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का
क्या क्या करता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल 85% ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा कंप्लीट ग्लूकोज, कंप्लीट फॉस्फेट भी रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसके अलावा अमीनो एसिड भी रीअब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि पोटेशियम, फॉस्फेट, सोडियम, क्लोराइड एंड सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम भी रीअब्जॉर्ब करता है, पीसीटी का पार्ट, नेफ्रॉन का। अगर थिक ऑफ असेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं, लूप ऑफ हेनले पर आते हैं, तो लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग लिम्ब वाला पार्ट है वो 25% पोटेशियम, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, मतलब खाली सोडियम फिर क्लोराइड और टोटल मिला के सोडियम क्लोराइड भी कौन करता है, लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट। अगर लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग पार्ट पे आते हैं तो ये क्या क्या रीअब्जॉर्ब करता है, वाटर, यूरिया, सोडियम आयंस एंड एक्वापोरिन चैनल्स, प्रोटीन, ठीक है। तो ये अलग से है तो इसे ज़रूर करिएगा, खासकर ये आता भी है कई बार, यूरिया वगैरह भी ये रीअब्जॉर्ब करता है। अब हम बात करते हैं, हाँ, इसके बाद हम अगर बात करते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की कि ये क्या क्या एब्जॉर्ब करता है, तो देखिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये वाटर रीअब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रोलाइट करता है सच एज सोडियम क्लोराइड, सोडियम खाली क्लोराइड, ठीक है, एंड लिटिल बिट वाटर। कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं तो ये रीअब्जॉर्ब करता है सोडियम को। अब टोटल अगर हम टोटल फिल्ट्रेट की बात करते हैं कि टोटल फिल्ट्रेट मतलब सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेट कहाँ रीअब्जॉर्ब होता है, टोटल 65 से 80% फिल्ट्रेट जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है पीसीटी में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जाते हैं, इसमें मैंने पूरा अलग से एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया भी, आप इसे देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, जहाँ मैंने समझाया कि कौन कौन सा ये वाला जो पोर्शन है ये लूप ऑफ हेनले को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे रह रहा है। बाकी ये जो पोर्शन है नेफ्रॉन का, यहाँ पर ये बताया गया है कौन सा पार्ट क्या 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 चीज़ें रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और इसके बावजूद भी अगर कमी रह जाए तो आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं, और साथ के साथ इस पिक्चर में भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर से समझाया हुआ है। तो आप इसे थोड़ा सा छोटा करके ऐसे थोड़ा सा छोटा करके देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट में कहाँ क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, और भी चीज़ें इस पिक्चर से आप फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा छोटी सी चीज़ें यहाँ पर बताते हैं कि अगर इंजेक्शन क्या है, हम कोई भी खाना ले रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। और अगर हम वही खाना हम जो है आउट कर रहे हैं अपने बॉडी से तो ये क्या कहलाता है, एडजस्टेंट कहलाता है। डाइजेशन क्या होता है, जब लार्ज जो भी हम देखें, हम कोई भी टुकड़ा, एक बड़ा रोटी का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, इसके बाद इस टुकड़े को क्या करते हैं छोटे टुकड़े में, क्योंकि हमारी बॉडी वो लार्ज टुकड़े को तो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, हमारी बॉडी क्या करेगी, सॉल्युबल पार्ट को एब्जॉर्ब करेगी। तो हम लार्ज टुकड़े को कन्वर्ट करके हम उसको किस में बना देते हैं, सिंपल स्मॉलर और सॉल्युबल फॉर्म में जब लाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन क्या है, टेकिंग अप ऑफ डाइजेस्टेड, जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसको जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उन ब्लड के इंटेस्टाइन की बॉल से उन ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड का उस फूड को लेना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एसिमिलेशन की बात करते हैं, इन दिस प्रोसेस फूड टेकन बाय बॉडी सेल्स। अगर हमारी बॉडी जो है जो भी फूड हमारा ब्लड लेकर आया उसको एब्जॉर्ब करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी मिलेगा कि कन्वर्ट ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू लार्ज मॉलिक्यूल, तो ऐसा नहीं है, राइट। इसकी डेफिनेशन ये है कि इन द प्रोसेस जहाँ पर कि बॉडी सेल जो है जो खाने को एब्जॉर्ब करेगी वो क्या कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाती है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।